एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 6 खत्म हुआ था। स्टीव के ऊपर और गर्दन पर उड़ने वाले डेमोगॉर्गन या कहें बैट लिपटे थे, उसे नोच रहे थे। उसकी हालत बद से बदतर थी, उसका सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था कि तभी नैन्सी, एडी और रॉबिन भी वहां आकर उसकी हेल्प करते हैं। स्टीव अच्छा खासा घायल था, उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। उसने एक डेमोगॉर्गन को कई बार पटका और उसके ऊपर पैर रखकर उसे चीर डाला। बाकी सब ने भी स्टीव से पहले ही डेमोगॉर्गन को निपटा दिया था। इसके बाद ये लोग उसी गेट से वापस जाने को सोचते हैं तो और भी डेमोगॉर्गन बैठ आ जाते हैं और उस गेट की रखवाली करने लगते हैं। इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, पूरे आसमान में छाए रहते हैं। इन लोगों को वहां से जंगल की तरफ भागना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसी एजेंट को दिखाते हैं जिसका लास्ट एपिसोड में गर्म बॉक्स में बंद किया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। कर्नल मेजर उसके पास आते हैं और उससे इस बार फिर से पूछते हैं कि 11 कहाँ पर है। फिर से न बताने पर उसे बंद करने वाले ही होते हैं कि वो कर्नल को बुलाकर कहता है कि प्लीज उसे मारना मत। इसके बाद 11 को दिखाते हैं और वहीं पर डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर ओवेन, जिनका दूसरा नाम सैम भी है। डॉक्टर ओवेन परेशान थे क्योंकि अभी तक 11 की शक्तियां पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। ओवेन चाहता था कि जल्दी ही 11 की सारी शक्तियां लौट आए क्योंकि मुसीबत बढ़ती जा रही थी। अब हॉकिंस की स्थिति खराब होती जा रही थी, लोग मर रहे थे और डॉक्टर ओवेन गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। फिर डॉक्टर ब्रेनर एल से मिलते हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। उसको एक बार फिर से उसकी अतीत की दुनिया के बारे में जानने को बोलते हैं और जो कुछ हुआ उससे मत डरो, उसका सामना करो। और वो हर हाल में 11 की शक्तियां वापस चाहते थे, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको साहस देते हैं। उनकी बात से 11 एग्री हो जाती है और चैम्बर में जाने की तैयारी करने लगती है। डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर अपनी कैसेट लैब में जाते हैं और उनको एक फ्लैशबैक आता है और वो इस बार लास्ट वाली टेप निकालते हैं जिस पर डेट पड़ी थी 9 नवंबर 79। ये टेप शायद तब की रिकॉर्डिंग है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं, जिसको आपने पहले एपिसोड में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले एपिसोड जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। 11 चैम्बर में होती है, सारी फॉर्मेलिटीज अदा की जाती हैं और टेप को प्ले किया जाता है। फिर डस्टिन और बाकी को दिखाते हैं। पुलिस इनको पकड़कर नैन्सी के घर लाती है। पुलिस इनसे नैन्सी के बारे में पूछती है, ये लोग बहाना बना देते हैं। फिर एडी के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं उस साइको किलर को हम लोग नहीं जानते। तीनों से एक साथ पूछताछ कर रहे थे तो ऑफिसर पावेल को उसमें दिक्कत हो रही थी। तो फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है और वो मैक्स को अकेले पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। और इधर उल्टी दुनिया में डेमोगॉर्गन बैट्स के जाने के बाद स्टीव जब उठता है तो उसको चक्कर आते हैं क्योंकि उन बैट्स ने स्टीव को काफ़ी घायल कर दिया था। उसके साइड का मांस भी नोच लिया था और उसका काफ़ी खून गिर चुका था, इसलिए शायद उसको चक्कर आ रहा था। नैन्सी तुरंत अपने कमर पर बंधे पट्टे को फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधती है। उल्टी दुनिया भी सेम हॉकिंस शहर की तरह ही होती है। जैसे हॉकिंस में सब कुछ होता है उसी तरह के सारे घर वहाँ पर भी होते हैं, वही तरह का पेड़ होता है, उसी तरह के जंगल होते हैं, बस केवल वहाँ पर लोग नहीं होते हैं और सब कुछ वहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। उल्टी दुनिया में इंसान की जगह मॉन्स्टर रहते हैं। ये बात रॉबिन एडी से बताती है तो रॉबिन कहती है यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी जरूर होगा क्योंकि पुलिस की गन और बम हम लोगों के काम आ सकते हैं। तो स्टीव कहता है यहाँ पर गन तो मिल जाएगी पर ग्रेनेड यहाँ पर नहीं हो सकता है। इनकी बातों को सुनकर नैन्सी बोलती है गन के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, कुछ गन मेरे पास मेरे घर पर है। फिर एडी स्टीव को अपनी जैकेट देता है और अचानक वहां पर भूकंप के झटके आने लगते हैं। फिर बहुत सी डरावनी आवाजें जंगल से आने लगती हैं। आवाज सुनकर वे सब जल्दी से गन लेने के लिए नैन्सी के घर की तरफ चल देते हैं। फिर जेल दिखाते हैं जहां पर हॉपर अपनी जैकेट का कुछ कपड़ा फाड़ लेता है और उसको जैकेट के अंदर रख लेता है और वो एल की बात करता है, बताता है कि इस मॉन्स्टर को यहाँ रखा है, इसका मतलब खतरा टला नहीं है, मुझे किसी मकसद से यहाँ पर रखा गया है, शायद मैं एल की मदद फिर से कर सकता हूँ। और फिर जेल के बाहर गेट पर मर्री को दिखाते हैं जिसने यूरी का रूप लिया हुआ है और वैन के अंदर उसने जॉयस और यूरी को बंद किया हुआ है। वो वहाँ के गार्ड से कहता है KGB के कैदी लाया हूँ और उन्हें यूरी वाला पासपोर्ट भी दिखाता है। वहाँ का गार्ड उसकी वैन को चेक करता है और देखता है अंदर 2 कैदी है और फिर उन्हें अंदर जाने देता है। नेक्स्ट सीन में एल को दिखाते हैं जो अपनी यादों में होती है और उसे डॉक्टर ब्रेनर उसकी चोटों को देखकर उसके बारे में पूछते हैं पर वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं। तो डॉक्टर ब्रेनर उसको लेकर सारे बच्चों के सामने खड़ा करते हैं और उन सबको एल की लगी चोट को दिखाकर पूछते हैं कि ये किसने किया, पर कोई नहीं बोलता है। तो नंबर 2 सफाई देने लगता है, शायद वो गिर गई होगी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है।
डॉक्टर पहले से ही जानते थे कि ये नंबर 2 का काम है। नंबर 2 एल से हार गया था और इसी का बदला लेने के लिए उसने एल को मारा होगा। डॉक्टर उसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक पट्टा पहनवाते हैं और उससे पूछना शुरू करते हैं पर वो नहीं बताता है। उसके गले में लगे पट्टे का रिमोट डॉक्टर ब्रेनर के हाथ में होता है और वो उसमें करंट बढ़ाना शुरू करते हैं, जिससे उसको करंट के झटके लगते हैं और उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी खराब हालत देखकर सब पापा से डरने लगते हैं। इसके बाद उल्टी दुनिया में स्टीव और एडी में कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जिसमें एडी स्टीव की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसके कारनामे उसने पहले भी सुने थे। डस्टिन उसकी हमेशा तारीफ किया करता था। डस्टिन ने एडी से बताया था कि स्टीव एक सुपर हीरो है, वो उसे सुपर हीरो की तरह ही मानता है। इसलिए एडी को स्टीव से हमेशा से जलन थी क्योंकि स्टीव एक पॉपुलर और अमीर भी था। इसी तरह से दोनों में कन्वर्सेशन चला करता है। फिर अचानक और भी भूकंप के झटके आते हैं। फिर नैन्सी तेजी से आगे भागती है और उसको अपना घर दूर से नजर आने लगता है, तो वे सभी और तेजी से नैन्सी के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर डस्टिन को नैन्सी के घर पर दिखाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में था, जो इन लोगों से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वहां पर कोई जवाब नहीं आता है। वो फोन पे बताता है कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है पर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वो रूम में आता है, वहाँ पर लूकस की सिस्टर एरिका आती है। वो इनकी बातें सुन चुकी थी। एरिका के क्वेश्चन करने पर वो उसे सारी बातें बताता है, तो एरिका सवाल करती है नदी के अंदर कोई गेट क्यों खोलेगा। उसकी बातों से डस्टिन के दिमाग में कुछ आता है, तो वो बोलता है अभी 2 ही गेट खुले थे, एक को एल ने खोला था और एक रशियन लोगों ने खोला था। तो उसे ध्यान आता है जहाँ पर अब तक भी मौतें हुई हैं सब जगह पर पॉकेट गेट जरूर खुले हैं और वेकना ने जहाँ जहाँ पर भी मर्डर किया है वहाँ पर वो एक गेट बनाता है। वेकना उस गेट के जरिए माइंड फ्लेयर को बाहर लाना चाहता है। डस्टिन की बात चल ही रही होती है कि फिर वहाँ रखी लाइट झिलमिलाने लगती है, यानी कि जलने बुझने लगती है। फिर उल्टी दुनिया में दिखाते हैं जहाँ नैन्सी सबको लेकर घर में घुसी ही थी और गन लेने के लिए अपने रूम में जाने लगती है। तो स्टीव जो सबसे पीछे होता है उसको डस्टिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अधूरी थी, तो वो अचानक रुक जाता है डस्टिन की आवाज़ सुनने के लिए और अंदर नैन्सी रूम में गन ढूंढने लगती है पर वहाँ पर गन नहीं थी। वहाँ डिब्बे में जूते थे। तो नैन्सी वहाँ की चीज़ों को देखती है। वहाँ की रखी हर चीज़ उसकी पुरानी चीज़ें थी जिसने उसको बहुत पहले ही फेंक दिया था। वो इन चीज़ों का यूज़ करना बहुत पहले छोड़ चुकी थी। नैन्सी बताती है ज़्यादातर जो सामान यहाँ पर रखा हुआ उस सब सामानों को मैंने बहुत पहले ही फेंक दिया है। और फिर वो अपनी डायरी की तरफ बढ़ती है, डायरी उठाती है और फिर उस डायरी में जो तारीख होती है 6 नवंबर 1983 की थी। नैन्सी ये भी बताती है कि ये वही तारीख है जिस दिन पहली बार विल गायब हुआ था, पहला गेट खुला था। इसका मतलब मैंने अभी तक गन खरीदी ही नहीं है, तो यहाँ पर गन नहीं हो सकती है। तो वो लोग इस बात को सुनकर थोड़ा उदास भी हो जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा पहले सीजन में जहाँ पर विल गायब हुआ था वो 6 नवंबर 1983 की तारीख थी और इसी दिन पहला गेट भी खुला था और 11 भी पहली बार इसी तारीख को इनके भाइयों को मिली थी। फिर स्टीव की आवाज़ आती है, वो डस्टिन को पुकार रहा था। सब उसकी तरफ तेजी से भागते हैं और स्टीव उन्हें बताता है कि उसने अभी डस्टिन की आवाज़ सुनी थी, वो यहीं कहीं पर है। फिर सब ध्यान देते हैं और डस्टिन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो सबको हल्की हल्की डस्टिन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर डस्टिन को दिखाते हैं वो अभी भी मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो वेकना के बारे में सोच रहा था कि वेकना ने कैसे लोगों को मारा और जहाँ जहाँ पर भी लोगों को मारा है बस वहीं पर पॉकेट डायमेंशन गेट खुले हुए हैं। जबकि ये लोग उल्टी दुनिया में पूरे घर में डस्टिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसे पुकारते हैं। फिर नैन्सी को याद आता है विल जॉयस से लाइट के जरिए बातें किया करता था। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सीजन में जॉयस से विल लाइट के जरिए ही बात करता था क्योंकि वो उल्टी दुनिया में फंस गया था और वो बहुत छोटा बच्चा था। तो नैन्सी भी वहाँ की लाइट ऑन करती है पर लाइट नहीं जलती है। तो स्टीव टार्च से झूमर पर फोकस मारता है तो वो जलने लगता है और अजीब तरह की लाइट उसमें निकलती है। तो नैन्सी उस झूमर की लाइट को टच करना शुरू करती है। वही झूमर इधर रियल वर्ल्ड में भी दिखाते हैं तो उसमें भी लाइट जलने बुझने लगती है, लाइट झिलमिलाने लगती है। झूमर पर टार्च की रोशनी से अजीब इफेक्ट देखकर नैन्सी को मॉर्स कोड का आइडिया आता है, पर यहाँ पर मॉर्स कोड किसी को नहीं आता था बट एडी को SOS सिग्नल आता था। एरिका डस्टिन की बातें सुन रही थी तो उसकी नज़र वहाँ के झूमर पर जाती है जो जल बुझ रहा था और वो डस्टिन और लूकस से कहती है। एडी दूसरी तरफ लाइट के जरिए SOS का सिग्नल भेज रहा था। डस्टिन उस सिग्नल को समझ जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये लोग उल्टी दुनिया में इसी घर में हैं।
इसके बाद मर्री को दिखाते हैं जिससे मिलने वहाँ के वार्डन आते हैं। उसके साथ यूरी और जॉयस भी था। वार्डन मर्री को यूरी समझता है क्योंकि उससे पहले वो यूरी से कभी नहीं मिला था। फिर वार्डन उन सभी को मॉन्स्टर से होने वाली फाइट वाली जगह पर ले जाता है जहाँ हॉपर भी था। मॉन्स्टर से फाइट के लिए 8 कैदियों को लाते हैं जिसमें हॉपर और इन्जो भी शामिल था। जेलर वहाँ पर एक चाबी फेंकता है और बताता है बर्जर बजने से पहले अगर किसी ने चाबी उठाई तो उसको गोली मार दिया जाएगा। फिर सारे सिपाही उस फील्ड से बाहर चले जाते हैं और फील्ड में मॉन्स्टर की आवाज से वहाँ मौजूद लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर 11 को दिखाते हैं, वो रैम्बो रूम में होती है। वहाँ पर उसे नंबर 2 के फ्रेंड्स घूर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसके पास पीटर आता है, उसे अपने साथ शतरंज खेलने के लिए बोलता है और फिर 11 को भड़काना शुरू कर देता है। वो बताता है नंबर 2 का इलाज हो रहा है, जैसे ही वो सही होगा अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हें यहीं पर मार देगा और पापा यही सब देखते रहेंगे। वो यही तो चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ था सब पापा की चाल थी। पापा सबको शतरंज के मोहरों की तरह यूज कर रहे हैं। हम सभी उनके प्यादे हैं, यहाँ की नर्स, यहाँ के सारे वर्कर, सिक्योरिटी, बच्चे सब उनके प्यादे हैं। वो तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम उन सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा पावरफुल हो। मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए ही सजा मिली थी। फिर वो उसको वहाँ से निकालने की बात करता है और उसको एक की कार्ड देता है जो वहाँ के डोरों को एक्सेस कर सकता है। फिर डस्टिन को दिखाते हैं जो बहुत जल्दी में होता है और वो नैन्सी की छोटी बहन का खिलौना ले लेता है जो कि लाइट से लिखने का काम करता था और फिर उसे नैन्सी के रूम में ले जाकर सारी छोटी छोटी लाइट लगाकर फिर तेज आवाज में स्टीव लोगों से उसको टच करने को बोलता है। उधर उल्टी दुनिया में टार्च लाइट की रोशनी से टच करके डस्टिन को सिग्नल देते हैं। फिर डस्टिन उस खिलौने की सप्लाई बंद कर देता है और उन लोगों से फिर से ट्राई करने को कहता है। इस बार नैन्सी अपनी फिंगर को लाइट पर मैसेज टाइप करके बताती है वो लोग उल्टी दुनिया में फंसे हुए हैं और जहां से वापस आने का रास्ता था वहां पर पहरा लगा हुआ है, बहुत से डेमोगॉर्गन वहां पर बैठे हुए हैं। तो डस्टिन उन्हें अपनी थ्योरी समझाता है और कहता है जहां पर भी अभी तक जितने मर्डर हुए हैं सब जगह पर एक पॉकेट डायमेंशन गेट होना चाहिए। डस्टिन की बातें सुनकर वे लोग एडी के ट्रेलर पर जाने का फैसला करते हैं जो कि वहां से 7 मील दूर था। वो लोग नैन्सी के घर से साइकिल लेने का फैसला करते हैं क्योंकि और कोई साधन वहां पर नहीं था। ऑफिसर पॉवेल माइक से पूछताछ कर थक चुके थे पर वो कुछ भी नहीं बताती है। डस्टिन मैक्स को इशारा करके उसी रूम की तरफ बुलाता है। फिर वो चारों खिड़की से कूदकर वहां की साइकिल लेकर एडी के टेलर की तरफ चल देते हैं। एरिका पुलिस की कार भी पंचर कर देती है। इनके पेरेंट्स और पुलिस इनका बाहर तक पीछा करती है पर वे लोग उन लोगों की एक भी नहीं सुनते, वहां से भाग लेते हैं। इधर वो चारों उल्टी दुनिया में साइकिल लेकर चल देते हैं, इधर ये रियल वर्ल्ड में साइकिल लेकर चल देते हैं। उल्टी दुनिया में डेमोगॉर्गन इन लोगों पर नजर रखे हुआ था, उसने वेक्ना को सिग्नल भी भेज दिया था। इसके बाद 11 यानी एल को दिखाते हैं। आपको याद होगा पहले एपिसोड में मैंने कहा था ये सीन याद रखना क्योंकि जो सीन अब आ रही है वो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और एपिसोड 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बट ये दूसरे एंगल से होगा। उसमें डॉक्टर ब्रेनर के एंगल से कैमरा दिखाया गया था, यहाँ पर 11 के एंगल से कैमरा दिखाया जा रहा है। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं 11 घड़ी पर नजर रखे हुई थी। जैसा कि एपिसोड 1 में आप लोगों ने देखा था रैम्बो रूम में बच्चे खेल रहे थे। घड़ी में 3 बजते ही डॉक्टर ब्रेनर रूम में आते हैं और फिर वो नंबर 10 के पास जाते हैं, उसका हाल पूछकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। एपिसोड 1 में डॉक्टर ब्रेनर को दिखाया गया था और ठीक इसी टाइम पर एपिसोड में 11 को दिखाया जा रहा है। डॉक्टर के जाते ही 11 वहाँ के गार्ड से चक्कर आने का बहाना बनाती है और गार्ड के साथ उसके पीछे मेडिकल रूम की तरफ चल देती है। गार्ड आगे होता है, उसका ध्यान नहीं होता है और वो मेडिकल रूम के पास पहुंचता है बट 11 उसके पीछे से दूसरी तरफ निकल जाती है और उसके पास की कार्ड होता है तो वो गेट खोलकर अंडरग्राउंड में चली जाती है जहाँ पर पीटर उसका वेट कर रहा था। पीटर उसको एक सुरंग के पास ले जाकर उसमें से जाने को बोल और कहता है कि ये सुरंग जंगल में निकलती है। 11 पीटर को साथ चलने को बोलती है तो पीटर अपने गले में लगी चिप सुटेरिया को दिखाकर बताता है अगर मैं तुम्हारे साथ भागा तो तुम भी मेरे साथ पकड़ी जाओगी, पापा हम लोगों को ट्रैक कर लेंगे। उसकी बातें सुनकर 11 उस सुटेरिया चिप को बाहर निकालने का फैसला करती है। फिर पीटर मान जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। फिर जेल में दिखाते हैं जहाँ पर हॉपर और कैदियों की मॉन्स्टर के साथ लड़ाई होने वाली थी। सब हॉर्न का इंतजार में थे। जॉयस और बाकी सब ऊपर से नजारा देख रहे थे। हॉर्न बोलते ही इन्जो तुरंत भागकर चाबी ले जाकर लॉकर को खोलता है और सबको हथियार देता है और हॉपर को भी एक भाला देता है और हॉपर उस पर कपड़ा बांधना शुरू कर देता है। कपड़ा बांधने के बाद उस पर वो शराब उलटता है। तब तक गेट खुल चुका था। वार्डन हॉपर की हरकत देखकर चौंक जाता है और अपने गार्ड से जांच करने को बोलता है पर मर्री अपनी जेब से
गन निकालकर वार्डन पर लगा देता है और इस खतरनाक गेम को अभी बंद करो कहता है, और वार्डन बहुत मक्कार था, वो सीधे मना कर देता है। और पर लाइटर जलाने लगता है, पर लाइटर नहीं जल रहा होता है, वो बहुत कोशिश कर रहा होता है। तभी डेमोगॉर्गन वहां आता है और वो अपना खूनी खेल शुरू कर देता है। आधे कैदियों को वो कुछ ही सेकंड में निपटा देता है। हॉपर लाइटर जलाने की कोशिश अभी भी कर रहा था। जैसे ही लाइटर जलता है वो अपने भाले में लगे कपड़े पर आग लगा देता है, जबकि ऊपर मर्री वार्डन को कंट्रोल रूम में ले जाता है और गेम को बंद करने के लिए गार्ड को कहता है। एंजो मॉन्स्टर पर हमला करता है तो वो मॉन्स्टर एक ही हाथ में एंजो का हथियार तोड़ देता है। फिर हॉपर अपना भाला लेकर उसको बचाने के लिए आगे आ जाता है। एंजो जल्दी से गेट की तरफ भागता है और गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है। मॉन्स्टर दूसरी तरफ जाता है, बाकी बचे लोगों को निपटाने लगता है। मर्री कंट्रोल रूम में वहाँ के गार्ड से गेट खोलने को बोलता है ताकि हॉपर उस मैदान से भाग सके। गार्ड डोर खोलने से मना कर देता है तो वो उन सबको मार के वहीं पर बेहोश कर देता है। हॉपर के भाले की आग लगभग बुझने लगी थी और इंजो अभी भी गेट नहीं खोल पाया था और मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ बढ़ने लगा था। इंजो के हथियार का बेट भी टूट जाता है। इधर कंट्रोल रूम में गार्ड के बेहोश होते ही जॉयस सारे बटन दबा देती है तो गेट खुलने लगता है। गेट खुलते ही इंजो अंदर घुस जाता है, हॉपर भी अंदर चलाता है। फिर जॉयस गेट को कैमरे में देखते हुए बंद करती है। डेमोगॉर्गन बंद होते गेट को पकड़ लेता है तो हॉपर अपना भाला उसके मुंह में दे मारता है और फिर गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। दोनों अंदर आते हैं और चैन की सांस लेते हैं। तभी वहाँ पर जॉयस आती है और हॉपर से मिलती है, जिसे देखकर हॉपर बहुत खुश होता है। जॉयस भी हॉपर को देख के बहुत रोएंदी हो जाती है। फिर उल्टी दुनिया में दिखाते हैं ये चारों साइकिल चलाते हुए ट्रेलर पार्क पहुंचते हैं। फिर ट्रेलर के अंदर आते हैं। रेडी बताता है इसी जगह पर कृषि मरी थी। ट्रेलर की छत पर एक अजीब सा गेट बना हुआ था जो एक होल टाइप का था, जिसको दूसरी साइड से डस्टिन डंडे से मारकर वहां पर लगी परत को वो दूसरी साइड पर गिरा देता है। सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग एक दूसरे के ऊपर दिख रहे थे। उल्टी दुनिया का ट्रेलर पार्क का गेट रियल वर्ल्ड की दुनिया के ट्रेलर से कनेक्ट था। फिर 11 को दिखाते हैं जो पीटर के गले से चिप बाहर निकाल देती है। चिप उठाकर पीटर बोलता है किसे पता था इतनी छोटी सी चीज इतना तंग कर सकती है। अब उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तभी उसको ढूंढते हुए वहां पर गार्ड आ जाते हैं। वो वहां से भागकर बाहर आते हैं। उनको दोनों तरफ से गार्ड घेर लेते हैं। गार्ड दीवार की तरफ घूमने को बोलता है तो पीटर 11 को मना कर देता है और जैसे ही गार्ड उसकी तरफ बढ़ते हैं पीटर सारे गार्डों को तुरंत अपनी साइकिक पावर से मार देता है। ये सब देखकर 11 चौंक जाती है। फिर पीटर 11 को बताता है कि हम एक ही जैसे हैं और फिर अपनी कलाई दिखाता है। असल में पीटर ही नंबर 1 था जिसको डॉक्टर ने गले में चिप लगाकर वहाँ का वर्कर बना रखा था। 1 नंबर ही सबसे पहले साइकिक पावर यूज करना शुरू करता है जिसको डॉक्टर ने अब तक छिपा कर रखा था। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग आगे जान पाएंगे। अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो कहानी का मजा खराब हो जाएगा। नंबर 1 11 को वहीं रुकने को बोलकर वहाँ से कहीं चला जाता है। इधर डस्टिन चादर को रस्सी की तरह यूज करने के लिए अपने ट्रेलर से उस गेट की तरफ उछालता है और उल्टी दुनिया वाले ट्रेलर में जा गिरता है और ये लोग नीचे गद्दा बिछा देते हैं। उस चादर के सहारे रॉबिन चढ़ती है और दूसरी तरफ आकर गद्दे पर गिरती है। इसी तरह पीछे से एडी भी आता है और वो भी गद्दे पर गिरता है। फिर नैन्सी चढ़ना शुरू करती है और वो दूसरी तरफ पहुंचकर गिरना शुरू करती है तो वो वहां न गिरकर कहीं और जा पहुंचती है। असल में वो चादर पर चढ़ी ही नहीं थी। इससे पहले कि वो चढ़ती सपनों की दुनिया में चली गई जहाँ पर गिरी थी। वो स्विमिंग पूल था जहाँ उसकी फ्रेंड मरी थी। उसकी फ्रेंड पहले सीजन में मरी थी और उसके दिमाग में ये बात अभी तक भरी हुई थी। वेकना ने नैन्सी के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया था। फिर उसे वेकना की आवाज आती है और फिर अचानक उसे फ्रेंड के मरने की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में 11 यानी एल को दिखाते हैं जिसको अलार्म की आवाज आती है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो उसमें डॉक्टर ब्रेनर नंबर 10 के साथ रूम में होते हैं तो उन्हें अलार्म की आवाज सुनाई देता है। ये ठीक इसी समय होता है। यहाँ पर 11 को भी अलार्म की आवाज सुनाई देती है। ये सब कहानी साथ ही चल रही होती है बट लोग अलग अलग हैं तो अलग अलग दिखाया जाता है। 11 रूम से बाहर आती है। उसे गार्ड के रेडियो फोन पर बहुत सी चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे वहां रखकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ आते ही उसको दिखता है पापा यानी डॉक्टर ब्रेनर मरे पड़े हैं। उसको लगता है मर गए पर वो मरे नहीं होते हैं, वो बेहोश होते हैं। बगल में ही नंबर 10 भी मरा पड़ा होता है और वो आगे बढ़ती है तो उसको वहाँ के गार्ड नर्स छोटे बच्चे सबकी लाशें दिखाई देती है और हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। अभी भी चीखने की आवाजें आ रही थी तो वो रैम्बो रूम की तरफ भागती है। अंदर जाते ही वो इधर उधर देखती है, उसको और भी बच्चों की लाशें दिखाई देती है। फिर उसको दिखता है कि नंबर 2 हवा में दीवार पर सटा हुआ है और वो किसी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पूरी ताकत यूज कर रहा है और उसके सामने और कोई नहीं नंबर 1 होता है और वो नंबर 1 नंबर 2 को भी मार देता है।
नंबर 1 ने ही लैब के सारे लोगों को मारा था। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है 11 भी वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो कहता है मैंने तुमको वहीं पर रुकने को बोला था। 11 भागती है तो नंबर 1 गेट को बंद कर देता है। फिर शीशे में दिखाते हैं जहाँ पर छोटी 11 होती है और यहाँ पर बड़ी 11 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 अपनी ही यादों में आई हुई है और वो जब खुद को देखती है तो बड़ा देखती है, बट वो जब शीशे में देखती है तो उसको वहाँ पर छोटा वाला वर्जन दिखाई देता है जिसकी ये रियल कहानी है। इसके बाद नंबर 1 11 के पास आता है और उसके आंसू पोंछकर कहता है तुम्हें डर लग रहा है, मुझे पता है अलग होना कैसा होता है। फिर नैन्सी को दिखाते हैं वो सीढ़ियों से चढ़कर पुल से बाहर आती है। वो स्विमिंग पूल से ऊपर आती है तो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मैक्स थी। उसको वहाँ पर घड़ी भी दिखती है। फिर वेगना की आवाज आती है। वेगना नैन्सी से कहता है तुम सच के बहुत करीब थी। फिर वो विक्टर के बारे में पूछता है। वो कहता है कैसा है वो बूढ़ा पागल विक्टर, मैं उससे मिलने आने वाला था पर मैं यहाँ पर कुछ काम में बिजी हूँ इसलिए अभी नहीं आ पाया। फिर नैन्सी को फ्रेड की बॉडी भी वहीं पर दिखाई देती है जो कि एक खंबे में घुसी हुई थी। इसके बाद नैन्सी को विक्टर का वही दरवाजा दिखता है जिसको खोलकर विक्टर अपने घर में गया था। उसमें से विक्टर तथा उसकी पूरी फैमिली उस घर के अंदर आती है जैसा कि एपिसोड 4 में आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वो भी आप पा जाएंगे, उसको देख सकते हैं। जब विक्टर अपनी कहानी सुनाता है, ये वही वाला एपिसोड है बट इसमें उसके द्वारा सुनाई गई कहानी थी और यहाँ पर नैन्सी उस कहानी में जा चुकी है जो उसे वेगना दिखा रहा है। विक्टर क्रियल की फैमिली उसी घर में रहने आती है, उसके साथ उसकी बेटी, उसकी वाइफ और उसका बेटा और वो खुद था। सेम यही कहानी नंबर 1 11 को भी सुना रहा था। दोनों लोग अलग अलग टाइम पर एक ही कहानी और अलग अलग लोगों को सुना रहे हैं। नैन्सी प्रेजेंट टाइम में है और 11 अपनी यादों में इस कहानी को देख रही थी। नंबर 1 11 को बताता है वो दूसरों से बिल्कुल अलग था इसलिए उसको जिंदगी बिताने में कठिनाई हो रही थी, उसके पेरेंट्स को परेशानी हो रही थी, इसलिए वो शहर बदलकर दूसरे शहर में आते हैं और नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं ताकि उनका बेटा ठीक हो जाए। विक्टर के बेटे को एक दिन ब्लैक विडो मकड़ी मिलती है। नैन्सी उसके पीछे ये सब देख रही थी। वही सेम कहानी नंबर 1 11 को भी सुना रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में विक्टर का बेटा हेनरी उसी घड़ी के सामने है। घड़ी में 3 बज रहे थे। फिर हेनरी अपनी साइकिक पावर यूज करता है। ये फर्स्ट टाइम था। वो घड़ी की सुई को घुमाता है जिसको नैन्सी देखकर चौंक जाती है। फिर अचानक नैन्सी घर से पार्क में पहुंच जाती है। वहाँ पर हेनरी एक खरगोश को अपनी शक्तियों से जकड़ लेता है। अब हेनरी दिमाग के अंदर भी घुस सकता था। वो दिमाग के अंदर घुसकर देखने लगता है और उस खरगोश को वहीं पर मार देता है। इस तरह से वो कई जानवरों को मार डालता है। ये बात यहाँ से कंफर्म हो जाती है जब विक्टर क्रियल ने मरे हुए जानवरों की लाशें पाई थी और उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी और उसकी बेटी ने भी मरे हुए जानवर को पार्क में देखा था और चिल्लाकर अंदर भाग गई थी। तो वो किसी और ने नहीं, उसके बेटे हेनरी ने ही अपनी साइकिक पावर से मारा था। फिर वो बताता है उसने किस तरह अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ किया। विक्टर अपने रूम में बैठा होता है और उसके सामने ही कोई बच्चा पल्ले में जल रहा था। नंबर 1 बताता है कि उसके पिता को लगने लगा था ये सब किसी शैतान का काम है। इस तरह से वो अपनी माँ को भी डरावनी और बहुत खतरनाक चीजें दिखाने लगा था और उसकी माँ जान जाती है ये उसके बेटे का काम है, इसलिए वो एक डॉक्टर से उसका इलाज करने को कहते हैं। ये बात हेनरी भी जान जाता है, इसीलिए खाने की टेबल पर पहले वो रेडियो को ऑन करता है और अपने पिता का ध्यान बटाता है। फिर अपनी माँ को वहीं पर मार देता है जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले भी। इसके बाद वो अपनी बहन को भी मार देता है। जान लेने से उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। ज्यादा पावर यूज करने की वजह से हेनरी वहां पर बेहोश हो जाता है और उसके पिता को लगता है कि शैतान ने उस पर हमला किया है। फिर फैमिली की हत्या के लिए विक्टर को उम्र कैद हो जाती है। फिर आगे नंबर 1 11 को बताता है वो कोमा में चला गया था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक डॉक्टर के पास पाया। ये वही डॉक्टर था जिससे वो भाग रहा था और इसका नाम डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर था। इसके बाद डॉक्टर ब्रेनर एक प्रोग्राम शुरू करते हैं और हेनरी को नंबर 1 का नाम देते हैं। नंबर 1 का कहना था ये सब वो लालच के लिए कर रहे थे, वो खुद की पावर बढ़ाना चाहते थे। इसके कुछ सालों के बाद कुछ और लोग भी पैदा हुए। फिर 11 पैदा हुई और वो 11 के पैदा होने से बहुत खुश होता है। फिर 11 वहाँ की लाशें देखकर कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, सबको क्यों मार दिया। तो नंबर 1 बोलता है ये सब मरे नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में है, यहाँ पर है। और वो 11 को साथ चलने को बोलता है और कहता है तुम कैदी हो, तुमको मैंने आजाद करा दिया है, मेरे साथ चलो। उसको और लालच देता है, हाथ मिलाने को भी बोलता है पर 11 उसको मना कर देती है और बहुत ज्यादा पावरफुल धक्का मारती है। नंबर 1 उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वो उठकर 11 के साथ फाइट शुरू कर देता है। दोनों साइकिक पावर यूज करते हैं। नंबर 1 ज्यादा ताकतवर था तो वो 11 को पीछे ढकेलने लगता है। 11 को नंबर 1 की कई बातें याद आने लगती हैं। उसके साथ हुए हादसे को याद करती है और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है। तब तक नंबर 1 ने उसे जमीन पर पटक कर इधर उधर रगड़ने लगता है और फिर उसको हवा में उठाकर उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पर 11 भी पूरी तरह ताकत लगाए रखती है और उसको रोकने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों से खून आने लगता है। फिर
फ्लैशबैक आता है, उसमें 11 की माँ उसको जैन के नाम से पुकारती है जब उसका जन्म हुआ था, और फिर 11 खुद की सारी ताकत बटोरकर नंबर 1 पर जोरदार वार करती है और उसके वार से नंबर 1 सामने का शीशा तोड़कर दीवार पर चिपक जाता है और 11 अब बच्चे वाले रूप में दिखाई देती है। यहाँ नीना प्रोजेक्ट के बाहर लैब में अलार्म बजने लगता है और चैम्बर में लाइट हिलने लगती है। 11 के नाक से खून आने लगता है, उसकी शक्तियाँ काबू में आ रही थी, जबकि उसकी याद में छोटी 11 नंबर 1 की तरफ बढ़ती है और नंबर 1 दीवार से खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। उस पर वो अपनी साइकिक पावर का जोरदार वार करती है तो वार इतना जोरदार होता है कि नंबर 1 की बॉडी राख में बदलने लगती है। उसका शरीर राख में बदलकर वहां से गायब हो जाता है और यहाँ पर पहला मदर गेट खुल जाता है जो कि एल ने गलती से खोला था। फिर कैमरा उस गेट के अंदर जाता है जहां अंदर हर तरफ लाल वातावरण होता है, बिजली कड़क रही होती है। उसमें ही नंबर 1 अंदर गिर रहा था और उसके ऊपर बिजलियां बार बार गिर रही थी। उसका पूरा शरीर उन बिजलियों की वजह से जल रहा था। उसका शरीर जलते हुए बहुत ही डरावना हो जाता है। फिर वेकना को दिखाते हैं और उसकी कलाई को दिखाते हैं जहाँ पर नंबर 1 लिखा था। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है हेनरी ही नंबर 1 है और वो ही वेकना है। उसने लोगों को मारा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेट खोल सके और रियल वर्ल्ड में आ सके। तो इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। अभी तक एपिसोड 7 ही आया हुआ था। 1 जुलाई को नेक्स्ट एपिसोड आएंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड जरूर अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।